हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड प्रिंसिपल कर्वेचर की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल सेक्शन की बात करी थी। एंड नॉर्मल सेक्शन जब हम सरफेस को किसी प्लेन से काटते हैं या प्लेन और सरफेस जब इंटरसेक्ट करेगा और जब जो प्लेन है वो नॉर्मल को कंटेन करेगा, प्लेन जो है वो नॉर्मल को कंटेन करेगा, देन दैट सेक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल सेक्शन। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि दिस इज अ सरफेस, दिस इज सरफेस और ये हो गया टेंजेंट प्लेन। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट प्लेन हो गया। तो ऑब्वियस है नॉर्मल इसकी परपेंडिकुलर होगा। ये आपका नॉर्मल हुआ। और ये जब नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हुआ टेंजेंट से बिल्कुल नॉर्मल ऊपर, और ये प्लेन जो है वो इस सरफेस को कट कर रहा है। जब प्लेन सरफेस को कट करेगा तो जो प्लेन और सरफेस की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस इज नॉर्मल सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये प्लेन जो है, इसको नॉर्मल प्लेन भी बोल सकते हैं हम। नॉर्मल प्लेन जो है वो इस नॉर्मल को अपने में कंटेन कर रहा है। ठीक, या यू कैन से कि जो टेंजेंट प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ये प्लेन। और जब ये प्लेन प्लेन नॉर्मल टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो जो सेक्शन बनेगा, जो इंटरसेक्शन और सरफेस से जो सेक्शन बनेगा वो नॉर्मल सेक्शन होगा। ठीक, और थोड़ा सा भी अगर ये प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा टेंजेंट प्लेन के साथ, देन इट इज this section is not a normal section, then it is called as oblique section. Okay, so this is the normal section. or normal section of a surface which have greatest and least curvature are called principal sections. तो ऑब्वियस है अगर ये एक सेक्शन बना है तो इस तरह से कितने ज्यादा सेक्शन बन सकते हैं। इस प्लेन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी एंगल के साथ अलग अलग हम एक प्लेन बना सकते हैं। ये प्लेन ऐसे बने जो इस नॉर्मल को कंटेन करे। तो एक सरफेस के ऊपर हम बहुत ज्यादा सेक्शंस बना सकते हैं। और जिस जब नॉर्मल सेक्शंस बनेंगे, जैसे ये नॉर्मल सेक्शन बन गया तो इस सेक्शन का एक कर्वेचर होगा, दूसरा लेंगे उसका भी कर्वेचर होगा, जितने भी पॉसिबल प्रिंसिपल से जितने भी नॉर्मल सेक्शंस हैं उन सभी का, उन सब में से अगर हम देखें तो जो ग्रेटेस्ट कर्वेचर और जो सबसे छोटा कर्वेचर होगा उनको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सेक्शन। जिस सेक्शन का सबसे ज्यादा कर्वेचर आएगा या जिस सेक्शन का सबसे छोटा कर्वेचर आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि दैट सेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शंस। ओके, तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वर्ड तभी यूज करा हमने, बिग या स्मॉल यूज नहीं करा। ग्रेटेस्ट मींस सब में से जो सबसे बड़ा होगा, और लीस्ट सब में से सबसे जो छोटा होगा। दैट कर्वेचर इज, जिन सेक्शंस का ग्रेटेस्ट और लीस्ट कर्वेचर होगा उन सेक्शंस को हम प्रिंसिपल सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम कर्वेचर आर कॉल्ड प्रिंसिपल कर्वेचर। और जो प्रिंसिपल सेक्शंस होंगे उसमें से जो मैक्सिमम वाला होगा कर्वेचर उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल कर्वेचर, और जो मिनिमम होगा उसको भी हम मिनिमम कर्वेचर बोलेंगे। मिनिमम कर्वेचर को भी हम प्रिंसिपल कर्वेचर बोलेंगे। और इट इज डिनोटेड बाय कप्पा ए एंड कप्पा बी respectively, and their corresponding radius of curvature are called principal radii of the curvature. ठीक, then one more
point is the locus of centers of principal curvatures at all the points of a given surface is called its surface of centers. अब ऑब्वियस है, जैसे जैसे प्रिंसिपल कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सेंटर ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर भी एग्जिस्ट करेगा. तो जो लोकस होगा, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स सरफेस ऑफ सेंटर्स. तो जैसे जैसे इस पॉइंट के ऊपर हम कितने ज्यादा नॉर्मल सेक्शंस बना सकते हैं, उसी तरह से दूसरा पॉइंट लेंगे तो उसमें भी आपका नॉर्मल सेक्शन बनेगा, और उस नॉर्मल सेक्शन इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल सेक्शन बनेंगे तो उन सेक्शंस में से मैक्सिमम और मिनिमम भी एग्जिस्ट कर जाएगा. तो उस तरह से जैसे हम सेक्शंस अलग अलग बनाएंगे तो ऑब्वियस है उस हर प्रिंसिपल हर कर्व का जो प्रिंसिपल सेक्शन होगा उसका सेंटर भी एग्जिस्ट करेगा. तो उस सेंटर का जो लोकस होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सरफेस ऑफ सेंटर्स. ठीक, वही लिखा हो, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गिवन सरफेस इज कॉल्ड इट्स सरफेस ऑफ सेंटर्स. मेरी बात समझ गए ना आप? जैसे एक पॉइंट ये है तो इस पॉइंट के ऊपर हम कितने सेक्शंस बना सकते हैं? बहुत ज्यादा सेक्शन बन सकते हैं. एक सेक्शन ऐसे बन जाएगा, एक सेक्शन ऐसा बन जाएगा, इस तरह से बहुत ज्यादा प्रिंसिपल सेक्शन बन सकते हैं. इन सेक्शंस में से जो मैक्सिमम और मिनिमम कर्वेचर देगा उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शंस. ठीक, एक तक एग्जिस्ट कर गया तो उन प्रिंसिपल सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली एक हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर. उसी तरह से जब दूसरा पॉइंट लेंगे तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रिंसिपल सेक्शंस नॉर्मल सेक्शंस पॉसिबल है, और इन सारे सेक्शंस में से जो इन सारे सेक्शन में से जो मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा उनको हम प्रिंसिपल सेक्शन बोल देंगे. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा. तो जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वैसे वैसे हमारे सेंटर ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर भी मूव करता जाएगा. ठीक, क्योंकि जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो टेंजेंट प्लेन फिर इस पॉइंट के ऊपर बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन बनेगा तो नॉर्मल भी यहाँ पे बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट दिस मीन. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल डायरेक्शन. ठीक, द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शंस, दैट इज द टेंजेंट टू द प्रिंसिपल सेक्शंस आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शंस. जो प्रिंसिपल सेक्शंस आएंगे उनका जो टेंजेंट्स होगा उनको हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस बोलते हैं, और दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. और प्रिंसिपल डायरेक्शन जो होंगी वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगी. मीन टू से दैट जो लीस्ट कर्वेचर वाले जो सेक्शन होगा और जो ग्रेटेस्ट कर्वेचर वाले जो सेक्शंस होगा उसके ऊपर जो टेंजेंट्स बनेंगे दे विल बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ठीक, और नाउ how to find principal curvature. So this is very very important question, it may be asked to you. So देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल कर्वेचर का हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में आपने देखना नॉर्मल कर्वेचर की बात करी थी. हम नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन एट ए पॉइंट पी ऑफ यू कॉमा वी इन द डायरेक्शन डी यू कॉमा डी वी इज गिवन बाय दिस, ये हमने प्रूव करा था. और इसको हम अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को अगर डीवी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो इट विल लाइक दिस. ठीक, और हमने थोड़ी देर के लिए डी यू ओवर डी वी को हमने लैम्डा सपोज कर लिया. सो कप्पा के एन इज इक्वल टू एल लैम्डा स्क्वायर प्लस 2m लैम्डा प्लस n ओवर ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा प्लस g. तो हमें कहीं ना कहीं इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बिकॉज वी वांट टू फाइंड द प्रिंसिपल डायरेक्शन. तो प्रिंसिपल डायरेक्शन मींस डी यू ओवर डी वी की वैल्यू निकालनी है हमने. ठीक, तो हम इस इक्वेशन को लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे. व्हाट द प्रिंसिपल कर्वेचर आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कप्पा एन.
Hence, we are to find the those value of lambda for which kappa n is maximum or minimum, and the condition for kappa n to be maximum or minimum is. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लैम्डा के लिए, फिर उसके बाद हम लैम्डा की वैल्यू चेक करेंगे कि वो कहाँ कब एग्जिस्ट करेगी, उससे हमें प्रिंसिपल डायरेक्शंस मिलेगी। पर सबसे पहले हम प्रिंसिपल कर्वेचर की बात करेंगे, तो हमें इस कप्पा एन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए +2 लेवल का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक, क्योंकि लैम्डा डिसाइड करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ही डिसाइड करेगी कौन सा मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आना है। अगर हमारे पास है ये प्रिंसिपल सेक्शन, एक पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल सेक्शन ऐसे अलग अलग बन रहे हैं, ये सारे ये नॉर्मल सेक्शंस है, मान इस पॉइंट के ऊपर ये नॉर्मल सेक्शन है सारे। अब इस सेक्शंस के ऊपर किस सेक्शंस के ऊपर मैक्सिमम आना है कर्वेचर, किस पे मिनिमम आना है, वही प्रिंसिपल सेक्शन ही प्रिंसिपल कर्वेचर देगा। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है, ठीक। तो इज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन कि कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम कर्वेचर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो विस डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू लैम्डा करेंगे। सो इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। दिस इज थोड़ा सा एक सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा के इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो दो टर्म्स बना ली हमने अलग अलग डिनोमिनेटर्स करके, हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। थोड़ा सा इसका मैनिपुलेशंस करें, अगर इक्वल टू 0 तरफ इस टर्म को लेके जाएं, और अगर हम देखें तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक फैक्टर, ठीक। तो वी लेफ्ट विद 2 लैम्डा एल प्लस 2m अपॉन 1 एंड इक्वल टू 2e लैम्डा प्लस 2f इंटू लैम्डा एल स्क्वायर प्लस 2m लैम्डा प्लस n ओवर e लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा प्लस g। तो हमने इस टर्म को शिफ्ट कर दिया इस तरफ, और 2 दोनों तरफ कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज अगेन, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो दोबारा एक्सप्रेशन यही मुड़ के बन गया, एंड दैट इज कप्पा n, ठीक। ओके, नाउ अगर यहाँ पे हम इसको 2m लैम्डा को 2 टाइम्स लिख दें, तो m लैम्डा प्लस m लैम्डा लिख दिया, तो दो टर्म्स बना लिए हमने, और यहाँ से हमने इस टर्म को, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, इस टर्म को यहाँ पे लेके गए, और ये जो न्यूमिनेटर में टर्म है इसको हम इधर लेके आए, ठीक। ये टर्म नीचे आ गई और ये वाला टर्म ऊपर चला गया। नाउ अगर हम डिनोमिनेटर अलग अलग करें तो ये फैक्टर और ये फैक्टर आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा प्लस ऐसे बचेगा, और यहाँ पे भी ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, तो यहाँ पे भी प्लस लैम्डा बचेगा। डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे, ये लैम्डा लैम्डा आपका कैंसिल होगा। सो वी लेफ्ट विद दिस, ठीक। और ये सारा का सारा एक्सप्रेशन जो एल लैम्डा प्लस एम ओवर ई लैम्डा प्लस एफ जो है वो कप्पा एन के बराबर था, तो इट मीन दैट दिस इज कप्पा एन, ठीक। सो अब यहाँ से अगर हम इक्वेशंस बनाएं, हम इस रेशो को कप्पा एन के साथ कंपेयर करें और इस रेशो को कप्पा एन के साथ कंपेयर करें, तो वी गेट 2 इक्वेशंस, दिस एंड दिस। और यहाँ से अगर हम लैम्डा को एलिमिनेट करें, एलिमिनेटिंग लैम्डा बिटवीन दीज 2 इक्वेशंस, तो लैम्डा एलिमिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख दिया, और यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव ये प्लस चेंज हो जाएगा साइन, और अब डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक। सो ई जी माइनस एफ स्क्वायर आपको पता है एच स्क्वायर के बराबर होता है, और
this expression same as it is here, m plus t square, l n minus m square जो t square के बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक हमें रूट्स देगी, तो जब भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी तो हमें क्लियर कट पता लग जाएगा कि कौन सा वैल्यू कप्पा का बड़ा है, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम कर्वेचर हो जाएगा, जो छोटी होगी वो लीस्ट कर्वेचर हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने लगे तो इट क्वाइट डिफिकल्ट, बट जब हमें किसी कर्व की इक्वेशन दी होगी तो कर्व की इक्वेशन से जब इन कोएफिशिएंट्स को हम पुट करेंगे, जो फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स हैं इनको जब पुट करेंगे तो इट इज सिंपल क्वाड्रेटिक, नंबर की क्वाड्रेटिक होगी, ठीक। सो definitely which is a quadratic in kappa n which gives two values of kappa n and these values therefore the principal curvature kappa a and kappa b. so ये तो principal curvature की बात होगी। I think this is very simple और ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Now the next thing is principal directions, तो हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 को यूज करेंगे हम। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है यहाँ पे, ठीक है। हम इस इक्वेशन को अगर यूज करेंगे तो जस्ट वी कंपेयरिंग दिस टू रेशियोज, क्योंकि यहाँ पे हमें कप्पा एन की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्शन चाहिए, तो वी आर लीस्ट कंसर्न विद दिस, हमें ये इसका कोई मतलब नहीं, हमें ओनली लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम एक इक्वेशन बन जाएगी और हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन वी गेट ए क्वाड्रेटिक इन लैम्डा स्क्वायर, ठीक। सो लैम्डा की वैल्यू हम रिवर्स पुट कर देते हैं डी यू ओवर डी वी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर गिवन बाय दिस। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास प्रिंसिपल डायरेक्शंस आ जाएंगे, ठीक। सो पर पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपकी डायरेक्शंस आएंगी डी यू और डी वी की वैल्यूज आएंगी कि ये वाकई इसका जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे या वैसे तो नहीं ये कॉम्प्लेक्स आएंगे, ठीक। तो इसके लिए इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 ये a हो गया और ये c हो गया, 4ac ये लिख दिया हमने। सो अब देखो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, ये देखो कैसे आया, ये मैंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पे, देखो ये चीज मैंने इस तरह से लिख दी आपकी, इस टर्म को पहले लिख लिया और इस नेगेटिव को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, gm माइनस fn कर लिया लाइक दिस। फिर मैंने EMLF से डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एक फैक्टर ऑलरेडी पहले था तो स्क्वायर बन गया, ठीक। और gm माइनस fn एज इट इज, बाकी टर्म एज इट इज। उसके बाद मैंने ई स्क्वायर से डिवाइड करा और ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म में, ठीक। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे इन दोनों से ई जी कॉमन लिया, ई जी कॉमन लिया तो ई और जी कॉमन लेंगे तो बनेगा ई एम, और साथ में मेरे को ये कैंसिल करना है देखो, क्योंकि मेरे को ये टर्म नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ई एम यहाँ से बना लिया इस टर्म से, और मेरे को एफ एल चाहिए तो एफ एल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये टर्म मैंने ऐड कर दी, ठीक है। ई जी एफ एल, ई जी एफ एल ये मैंने ऐड कर दिया और ये मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक। और ये टर्म जो थी ये एज इट इज यहाँ पे लिखी मैंने, ठीक, प्लस ई एन माइनस जी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये वाला टर्म एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज। अब इन दोनों टर्म से हमें ई एम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दो फैक्टर्स हमें कॉमन कैंसिल आउट करने हैं, तो ये फैक्टर मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया और यही फैक्टर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ये देखो यहाँ माइनस करा तो यहाँ पे ऐड कर दिया, सेम फैक्टर एफ स्क्वायर ई एम माइनस एफ एल,
ठीक, और जो बाहर कोएफिशिएंट है वो एज इट इज लिख दिए। ठीक, और ये वाला जो फैक्टर है ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो इन दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा कि ई एम माइनस एफ एल जो है वो कॉमन आउट आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में बन जाएगा इजी माइनस एफ स्क्वायर। तो ये आपकी टर्म बन गई, देखो इजी एफ स्क्वायर, और ये आपके पास ये टर्म आपका ये वाला बन गया। क्यों कहा इससे? क्योंकि इससे हमें पता ये लग जाएगा कि डिटर्मिनेंट वाक्य पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। चलो ये वाला टर्म तो सेटल हो गया। अब ये जो तो टर्में बची, अगर इनको देखें हम, तो ये वाला टर्म तो ये बन गया हमारा। अब इन दोनों में से एफ स्क्र ई एम माइनस एफ एल एज इट इज, और ये जो टर्म है इन दोनों से कॉमन क्या है हमारे पास? ई एफ कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया जी एल माइनस ई एन। ठीक, और यहाँ पे अगर देखें तो ये देखो यहाँ पे भी ई एन माइनस जी एल। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये ई एम माइनस एफ एल ये स्क्वेयर हो जाएगा, एफ स्क्वेयर ई स्क्वेयर ये बन गया आपके पास। और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का फर्क है इन दोनों टर्म में, सिर्फ नेगेटिव कॉमन लीजिए तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। ई स्क्वेयर से एक ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बन गया हमारे पास एफ अपॉन ई 4, और साथ में ई एम माइनस एफ एल ये आ गया, और साथ में ई एन माइनस जी एल, एक नेगेटिव और नेगेटिव बाहर लगा दिया हमने साथ में। अगर इन तीन टर्मों को देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, दिस इज ए स्क्वेयर, दिस इज बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मीन्स 2 ई एम माइनस एफ। तो ये बन गया हमारे पास ए, और ये बन गया हमारे पास बी, 2f ई इंटू ई एम माइनस एफ एल स्क्वेयर, और ये बन गया माइनस 2ab। सो इट मीन दैट इन तीनों टर्मों को कंबाइन बन गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, सो अब इस एक्सप्रेशन से अगर एक्सप्रेशन 6 को देखें तो सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है, सारी टर्म स्क्वेयर्स वाली है। ये भी आपका पॉजिटिव होता है, एच स्क्वेयर होता है। ठीक, ठीक, ये भी ई स्क्वेयर है, ये भी ई स्क्वेयर लगा, इस सारे के ऊपर स्क्वेयर है। इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तो आपका पॉजिटिव आने वाला है, बट एक पॉसिबिलिटी की जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो होगा तो आपका डायरेक्शन सेम आ जाएंगे, रिपीटिंग हो जाएंगे, तो डायरेक्शन एक ही होगी फिर। तो एक डायरेक्शन में मैक्सिमम भी और मिनिमम भी प्रिंसिपल कर्वेचर तो पॉसिबल नहीं, तो ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो कब नहीं होगा जीरो? इफ ई एफ जी एंड एल एम एन आर नॉट प्रोपोर्शनल देन अबव डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। तो अगर ये जो आपके जो फर्स्ट फंडामेंटल है और जो सेकंड फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स हैं ये हमारे क्या आने चाहिए? ये प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए। प्रोपोर्शनल होंगे तो ये आपकी जो रेशियो है ये जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे ये जीरो हो सकता है। तो दिस वुड नॉट बी प्रोपोर्शनल। अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डेफिनेटली इसकी डी यू ओवर डी वी की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एंड टू वैल्यूज ऑफ दिस आर द प्रिंसिपल डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक ये आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अगर इंक्लूड कर देंगे इस क्वेश्चन के साथ तो थोड़ा सा लेंथ भी बन जाएगा और आपको लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाई प्रिंसिपल डायरेक्शंस एग्जिस्ट देयर, और रीजन भी मिल गया कि तभी एग्जिस्ट करेगी ई एफ जी और एल एम एन प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज सम डेफिनेशंस, ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं कि मीन कर्वेचर क्या होता है या मीन नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है। ठीक, तो सिंपल डेफिनेशंस है। सो इट इज नथिंग बट इट इज डिनोटेड बाय म्यू 1/2 कप्पा ए प्लस कप्पा बी, एंड इट इज लीस्ट और ग्रेटेस्ट का एडिशन। ये कहाँ से आएगा? ये देखो, ये कहाँ से आएगा? ये इसी क्वेश्चन से आएगा। देखो
क्योंकि अगर इसके दो रूट्स जो हैं वो हमारे पास कप्पा एन और हमारे पास इसके जो रूट्स हैं कप्पा ए और कप्पा बी है, तो आपको पता ही है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी। तो माइनस बी आएगा आपके पास ई एन प्लस जी एल माइनस टू एफ एम डिवाइड बाई एच स्क्वेयर लिख लो या ई जी माइनस एफ स्क्वेयर। तो ये होगा इसका सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ये अपने 6th 8th या 9th लेवल में पढ़ते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा सी ओवर ए दैट इज ई स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर। ठीक, सो मीन है तो डेफिनेटली 1/2 लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 लगा दिया हमने और बाकी ये चीज हमारे पास फिट होगी। सो अच्छा, सम ऑथर वी डिनोट mean normal curvature by b and thus b is equal to 1/2 kappa a plus kappa b, and amplitude of the normal curvature is denoted by a, that is a is 1/2 kappa a minus kappa b। तो ऑब्वियस है अगर हम kappa a ऐड करेंगे इन दोनों को तो kappa a आ जाएगा b प्लस a, और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो kappa b आ जाएगा कैपिटल B माइनस a। सो यू मे take this like this। तो next is first curvature। first curvature किसको बोलते हैं, तो first curvature denoted by capital J and it is defined as sum of the least and greatest curvature कप्पा a plus कप्पा b। तो सेम आएगा, बस यहाँ पे मीन था तो मीन में 1/2 लगा था, तो यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, सेम एज इट इज। ठीक, तो कई बार फर्स्ट कर्वेचर मीन को ही बोल देते हैं, देखो सम ऑथर आर कॉल्ड फर्स्ट कर्वेचर टू बी द मीन कर्वेचर। So next is Gaussian curvature। Gaussian curvature is nothing but it is a product of कप्पा ए एंड कप्पा बी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी और को आपको मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज टी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, सो दैट इज एल एन माइनस एम स्क्वायर ओवर ई एफ ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कर्वेचर और सेकंड कर्वेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम गॉसियन कर्वेचर की बात करें तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू कप्पा ए इंटू कप्पा बी, और ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, सो दैट इज ए प्लस बी एंड बी माइनस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दीज आर द सम डेफिनेशंस। नेक्स्ट इज मिनिमल सरफेस। मिनिमल सरफेस क्या होता है, ए सरफेस इज कॉल्ड मिनिमल सरफेस if its first curvature or mean curvature is 0 at all points। ठीक, तो सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर मीन कर्वेचर 0 आए, मीन बोलो या फर्स्ट बोलो, 0 में 1/2 थोड़ी अब कुछ फर्क पड़ेगा, चाहे इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो। जब 0 होना है तो 1/2 से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 0 होना है तो डेफिनेटली कब 0 होगा, जब आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए और न्यूमिनेटर आपका 0 होना चाहिए। सो दैट इज ई एन प्लस जी एल माइनस 2 एफ एम इक्वल टू 0। तो दिस इज the hence the surface will be minimal if only if en minus en plus gl minus 2 fm equal to 0 at every point of the surface। ठीक, next is नेवल पॉइंट, तो इसको एम्बलिसिस भी बोलते हैं। सो इफ ई एफ एंड जी एंड एल एम एन आर प्रोपोर्शनल, अगर ये प्रोपोर्शनल होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेवल पॉइंट बोलेंगे। तो अब मैंने पहले ही बोला कि आपको ये प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए, जिस पॉइंट के ऊपर सरफेस के ऊपर हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा आपके पास सेक्शन एग्जिस्ट करने चाहिए। लेकिन अगर ये आपके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, अगर ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर फंडामेंटल फर्स्ट और सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, तो डेफिनेटली फिर इस पॉइंट पे जो डायरेक्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन आएगी वो एक ही आएगी। तो एक ही डायरेक्शन होगी जिसमें क्या होगा,
प्रिंसिपल कर्वेचर भी और दोनों कर्वेचर, ग्रेटेस्ट भी और लीस्ट भी एग्जिस्ट करेंगे एक ही डायरेक्शन में। इट मीन्स दैट उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नेवल पॉइंट। जिस तरह से हम अगर इसको देखें तो एक एनालॉजिकली हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसमें +2 लेवल में जब हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें वो भी 0, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टाइप हो गया, उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो इक्वेशन नंबर 6 में हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे थे, डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, वो डायरेक्शन ही डिसाइड करेगी कि कर्वेचर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये होंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल होंगे तो ये सारे ही 0 हो जाएगा। ठीक, जब ये 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर du ओवर dv की एक ही वैल्यू आएगी। ठीक, तो एक ही डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। देन देखिए आगे लॉजिक क्या दिया हुआ है, देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 6 हैज वैल्यू 0, देयरफॉर द प्रिंसिपल डायरेक्शन एट द पॉइंट आर indeterminate and the normal curvature has the same value in all directions. Normal curvature same ही आएगा किसी भी डायरेक्शन में ले लो। Such a point is called umbilic और दूसरा navel point। ठीक, umbilic is also defined as a circular section of 0 radius। ठीक, so these are the some definitions. I hope you understand this. Thank you for watching this. We will meet in next